नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी का अपना दल के से गठबंधन टूट गया है। ये इस वक्त की बड़ी पॉलिटिकल अपडेट है। सपा का गठबंधन टूट गया है अपना दल के से। अखिलेश यादव ने गठबंधन टूटने का ऐलान किया। सीट बंटवारे पर दोनों दलों में बात नहीं बन सकी और इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 का गठबंधन था जो अब नहीं है। अपना दल के ने अखिलेश यादव से 3 सीटें मांगी थी और इससे पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान भी दोनों पार्टियों में तल्खी आई थी और फिर मिर्जापुर सीट पर तल्खी बढ़ी और फिर अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल की पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया और इसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी हो गया है। अपना दल के और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अब नहीं रहा है। 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी अपना दल के, जिसमें मिर्जापुर की सीट भी शामिल थी और इसको लेकर सहमति नहीं बनी तो समाजवादी पार्टी ने अपनी राहें अलग कर दी अपना दल के से। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अभी आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो न्यूज़ चलाइए। ये मैंने आपसे कहा ना कि हमारे साथ असली लोक दल है। अब और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। यूपी में प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी। सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। तो ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, यूपी में प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी। अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होगी और कहा जा रहा है कि सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई जाएगी। अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस में सीईसी की बैठक शुरू होने वाली है और उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी कौन होंगे उनके नामों को फाइनल किया जाएगा, उन पर अंतिम मुहर लगेगी। आपको बता दें, कई दिनों से चर्चा चल रही है कि बहुत जल्द कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर सकती है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कौन कहां से प्रत्याशी होगा उसका खुलासा हो सकता है। और अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस सीईसी की बैठक होने जा रही है। यूपी में प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की जाएगी। किस सीट से किसको मैदान में उतारा जाए, इस पर कांग्रेस पार्टी अंतिम फैसला लेगी और उसके बाद लिस्ट आएगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है उत्तर प्रदेश के अंदर और सपा ने गठबंधन में 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं। लेकिन अभी तक यूपी में किसी भी प्रत्याशी का ऐलान कांग्रेस ने नहीं किया है और अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस सिलेक्शन कमेटी की बैठक होने जा रही है। उसी में मंथन होगा और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। किसको कहां से चुनाव लड़वाया जाए उस पर मुहर लग जाएगी। सीधे अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी शिवम प्रताप हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवम, कई दिनों से चर्चा बनी हुई है कि कांग्रेस की लिस्ट जल्द आ सकती है। अब से थोड़ी देर बाद सीईसी की बैठक होने जा रही है। कब कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी और ये खुलासा हो जाएगा कि यूपी में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा? देखिए, बिल्कुल आस्था जी, अब तक कांग्रेस की 2 लिस्ट आई है जिसमें 83 उम्मीदवारों का ऐलान हो गया। हालांकि उत्तर प्रदेश को लेकर अभी तक कोई लिस्ट नहीं है। इसकी वजह ये रही कि अभी तक उत्तर प्रदेश को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक एक भी बार नहीं हुई थी। आज कांग्रेस की 5वीं बैठक है और पहली बार उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होनी है। आज अगर केंद्रीय चुनाव समिति की बात करें तो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश की सीटों पर चर्चा होनी है। उत्तर प्रदेश की जो टाइमिंग है वो 6:30 के अराउंड है, तो अभी उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा शुरू नहीं हुई है। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी समेत जो तमाम सदस्य हैं वो चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि फर्स्ट फेज की जो जहां पर इलेक्शन होने हैं पहले उनको कांग्रेस वहां पर उम्मीदवार घोषित कर रही है। ऐसे में ज्यादातर चांसेस इसके हैं कि आज उत्तर प्रदेश की सिर्फ 5 से 6 सीटों पर चर्चा हो, क्योंकि बाकी राज्यों में भी जो फर्स्ट एंड सेकेंड फेज है उनको लेकर उम्मीदवारों पर चर्चा हो रही है। 6:30 बजे के आसपास ये बैठक होगी। यूपी के इंचार्ज अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत जो तमाम बड़े नेता हैं, आराधना मिश्रा, मोना जो एलओपी है, वो भी मौजूद रहेंगे और उस दौरान 17 जो पैनल बनाए गए हैं 17 अलग अलग सीटों के लिए, उन पर चर्चा होगी। सूत्रों का यह भी दावा है कि आज रायबरेली और अमेठी पर चर्चा होने के बेहद कम चांसेस है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को जो समय दिया गया है उसमें फर्स्ट और सेकेंड फेज की बात की गई है। हालांकि कांग्रेस की यूपी टीम पूरी तैयारी कर गई है कि अगर आज 17 नामों पर चर्चा हो जाती है, मोहर लग जाती है, तो उनका ऐलान किया जाए। थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी, आप नजर बनाकर रखिए।
रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका शिवम। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता हारी हुई बाजी पर दांव नहीं लगाना चाहते हैं या फिर पार्टी के अंदर गुटबाजी के चलते खुद के निपटने का डर है? ऐसे कई सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में उठ रहे हैं। चुनाव लड़ने से मना करने वाले कांग्रेसी दिग्गजों की एक लंबी फेहरिस्त है। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं या फिर चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। इनमें सबसे पहला नाम है सोनिया गांधी का। उन्होंने बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है और इसीलिए वो राज्यसभा चली गई हैं। दूसरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा 83 साल की उम्र हो चुकी है, ऐसे में चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि उनका यह भी कहना है कि वो पार्टी अध्यक्ष हैं और चुनाव प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, इसीलिए चुनाव लड़ने का वक्त नहीं है। अगला नाम दिग्विजय सिंह का। उनकी बात करें तो उन्होंने भी उम्र का हवाला दिया है और नए लोगों को मौका देने की बात कही है। और उसके साथ साथ कमलनाथ ने भी कहा है कि नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। उनके बेटे नकुलनाथ ही चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ रोहन गुप्ता ने तो गुजरात से टिकट भी जो मिला था उसको वापस कर दिया है और चुनाव नहीं लड़ने के पीछे निजी कारण बताया है। नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने पत्नी की बीमारी का हवाला दिया है, लेकिन वो क्रिकेट कमेंट्री पर फोकस बनाए रखेंगे। और बात अगर हरीश रावत की करें तो वो भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते, लेकिन बेटे आनंद को टिकट दिलवाना चाहते हैं। यानी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लोकसभा के रण से दूरी बना चुके हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं यूपी उत्तराखंड में कांग्रेस का क्या हाल है। लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी कांग्रेस के पास न चुनाव जीतने की नीति है, न नेता, न रणनीति है, न ही नया चेहरा। अब तो आलम यह है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, चाहे पंजाब हो या गुजरात, हर राज्य से यही खबर आ रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यानी कांग्रेस नेतृत्व की परेशानी अब इस कदर बढ़ चुकी है कि उनके पास प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे। क्योंकि हरिद्वार से हरीश रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया तो बेटे वीरेंद्र रावत के लिए पैरवी कर दी। टिहरी से प्रीतम सिंह ने इनकार किया, लेकिन चुनाव नहीं लड़ने की वजह पर्सनल बताई। अल्मोड़ा से यशपाल आर्य ने मना किया तो कांग्रेस को हारे प्रत्याशी पर दांव खेलना पड़ा। यानी कांग्रेस के नेता अब कांग्रेस से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हार का डर है। कांग्रेस के सीनियर नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते और खास तौर पे इस बात को लेके कई तरह की बातें कांग्रेस पार्टी के अंदर रही। प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल, हरीश रावत सभी ने मना किया। हालांकि बाद में गणेश गोदियाल को पार्टी ने टिकट दिया, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। अब हरिद्वार से हरीश रावत उम्मीदवार बनते हैं या नहीं, ये बहुत अहम होगा देखना। लेकिन पार्टी जिस तरह से चाहती थी कि सीनियर नेताओं को उम्मीदवार बनाया जाए, वो कोशिश यहाँ पर नहीं हो पाई कामयाब। क्या कांग्रेस के नेता मान चुके हैं कि मोदी की जीत पक्की है और कांग्रेस का जीतना संभव नहीं? क्या कांग्रेस के दिग्गज हारी हुई बाजी पर दांव नहीं लगाना चाहते या फिर पार्टी के अंदर गुटबाजी के चलते खुद के निपटने का डर है? ऐसे सवालों के पीछे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की वो इच्छा है जिसमें उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की बात आला कमान को बताई है। कांग्रेस में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो कांग्रेस के जो है वरिष्ठ नेता है और वो चुनाव मैदान में है। हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और हालत ये है कि पौड़ी से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल जी, उनको कल जो है इनकम टैक्स का नोटिस दे दिया। अरे मैंने कहा कि आप सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से प्रत्याशियों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए उचित है? यानी कांग्रेस के नेता खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है जिस पर सवार होना 7 नाव पर लगाने से कम नहीं। इसलिए चाहे उम्र का हवाला हो या फिर स्वास्थ्य की वजह, चुनाव लड़ने पर कांग्रेस में जारी है कलह। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का खजाना खाली हो चुका है। चुनावी कार्यक्रम और विज्ञापन तक के लिए पैसे जुटाना महंगा पड़ रहा है और इसी कसक में अब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी पर अकाउंट्स फ्रीज करने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी इसे मुद्दे को बहाना बता रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी कांग्रेस एक एक पैसे के लिए मोहताज है। विज्ञापन से लेकर चुनावी कार्यक्रम में होने वाले खर्चों के लिए तरस रही है और आरोप बीजेपी पर लगा रही है। कैसे उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, चुनाव नहीं लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मंच पर बैठे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही है। कैसे चुनाव लड़ने के लिए फंड की कमी है और यही वजह है कि बीजेपी से इस सियासी जंग के बीच कांग्रेस ने बैंक अकाउंट फ्रीज करने का मुद्दा उठाया। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। The Indian National Congress financially funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. बैंक अकाउंट फ्रीजिंग का सवाल है। यदि आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कोट अनकोट आप डिफॉल्टर हैं, तो यू बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्टर। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है गांधी परिवार की, हम डिफॉल्ट भी करेंगे और डिफॉल्ट करने के पश्चात हमें इस देश के कानून के प्रावधानों को पालन करने से राहत दिया जाएगा। The era of this kind of entitlement is over under Prime Minister Narendra Modi. ये era नहीं है अब, चाहे आप गांधी परिवार के ही क्यों ना हो सकते हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, remember it is not the bank account of the Congress party which is frozen. It is the Congress party which is frozen. चुनाव से पहले कांग्रेस का खजाना खाली हो चुका है तो बीजेपी इसे बहाना बता रही है, लेकिन जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं वो काफी हैरान करने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक कांग्रेस के अकाउंट में 14,40,000 जमा है, जिस पर आयकर विभाग ने 210 करोड़ का जुर्माना लगाया और 285 करोड़ की रकम फ्रीज कर दी। अब कांग्रेस के इसी आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है ना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। झूठ है, यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है, तो अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। राहुल गांधी, सोनिया जी और खड़गे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ ही जुर्माने का मुद्दा उस वक्त उठा है जब सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व शुरू हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए पैसे की कमी खल रही है और विज्ञापन से लेकर चुनावी कार्यक्रम तक के लिए जेब से पैसे लग रहे हैं, जिसे अब कांग्रेसी नेता लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी से अलग अपनी नई पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर अखिलेश यादव से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। स्वामी मौर्य खुले मन से इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य की बात को नजरअंदाज करने लगे हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अखिलेश यादव से सवाल पूछे गए क्या वरुण गांधी और स्वामी मौर्य उनसे संपर्क में हैं, तो अखिलेश यादव ने साफ किया कि इन दोनों में से कोई भी उनके संपर्क में नहीं। नहीं, हमारे कोई संपर्क नहीं, हमारे पे कोई संपर्क नहीं। समाजवादी पार्टी के लिए गले की हड्डी बन चुके स्वामी मौर्य एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। खुद सपा से इस्तीफा देने वाले विवादित स्वामी
इंडिया गठबंधन का समर्थन करने लगे हैं और बता रहे हैं उनकी लड़ाई बीजेपी से है और दोस्ती राहुल और अखिलेश यादव से है। स्वाभाविक रूप से विलय के लिए नहीं किया है, पार्टी को स्थापित करने के लिए किया गया है, इसलिए पार्टी आगे बढ़ेगी। हाँ, इतना जरूर है कि इंडिया अलायंस के कदम से कदम मिलाकर के हम चलेंगे। हमारा जिस भी रूप में उपयोग लेना चाहेंगे वो पूरा का पूरा मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य खुलकर इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उस चेहरे पर भी नजर है जो फिलहाल पीलीभीत से बीजेपी के सांसद हैं। लेकिन माना जा रहा है कि वरुण गांधी का बीजेपी से पत्ता कट चुका है, तो अब वो नए साथी की तलाश कर रहे हैं। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का समर्थन कर रहे हैं, तो वरुण गांधी के टिकट पर अब भी कंफ्यूजन है। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में फिलहाल इन दो नेताओं की ही चर्चा हो रही है। माना जा रहा है वरुण गांधी बीजेपी से अलग समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं या फिर पीलीभीत सीट पर निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद और वरुण गांधी से कनेक्शन को नकार दिया है। नहीं, हमारे कोई संपर्क में नहीं, हमारे पे कोई संपर्क में नहीं। आज से सच तो बोलता ही हूं मैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक वरुण गांधी और स्वामी मौर्य को इंडिया गठबंधन में मौका देने पर कोर कमेटी में चर्चा चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से अपना नाता जरूर तोड़ लिया है, लेकिन उनका प्यार समाजवादी पार्टी को लेकर कम होता नजर नहीं आ रहा है। कभी वो अखिलेश यादव को अच्छा नेता बताते हैं, कभी वो कहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन से चुनाव भी लड़ेंगे। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य का लोकसभा चुनाव में आखिरी घर कौन सा होगा। अब अखिलेश यादव भले ही खुलकर स्वामी मौर्य से पैचअप करने की बात न कह रहे हो, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य खुलकर इंडिया गठबंधन का समर्थन कर चुके हैं। आज भी रायबरेली में उन्होंने ये बात दोहराई तो बीजेपी ने इस दल बदल पर निशाना साधा। स्वाभाविक रूप से विलय के लिए नहीं किया है, पार्टी को स्थापित करने के लिए किया गया है, इसलिए पार्टी आगे बढ़ेगी। हाँ, इतना जरूर है कि इंडिया अलायंस के कदम से कदम मिलाकर के हम चलेंगे। हमारा जिस भी रूप में उपयोग लेना चाहेंगे वो पूरा का पूरा मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। इंडी गठबंधन पूरी तरह से भ्रमित है, पूरी तरह से कंफ्यूज है। वो किसे चुनाव लड़ाए किसे न लड़ाए ये उसका फैसला है, लेकिन जनता इनकी बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी करके बैठी हुई है। खैर, वरुण हो या स्वामी, अब यूपी में सियासत की नई कहानी लिखी जा रही है, क्योंकि कभी इधर कभी उधर वाली पटकथा 24 की सियासी दिशा बदलने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य ने समाजवादी पार्टी के साथ जाने की खबरों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा, मुझे टिकट मिले या ना मिले, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगी। मैं कभी सपा में नहीं जा सकती। जहां महिलाओं का सम्मान नहीं, वहां नहीं जाना। समाजवादी पार्टी में तो मैं वैसे भी नहीं जा सकती हूं। जब पिताजी थे तब भी लोग चर्चा करते थे और तब भी मैं स्पष्ट रूप से बोलती थी कि मैं समाजवादी पार्टी में नहीं जाऊंगी। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान नगण्य है, और एक महिला होकर के जहां पर महिलाओं का सम्मान ना हो वहां पे जाने की सोच ही नहीं सकती है। दूसरा, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने हमारे समाज को समय समय पर नकारने का काम किया। समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का अमेठी में जोरदार स्वागत किया गया। लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार धर्मेंद्र यादव इटावा से आजमगढ़ जा रहे थे और इसी दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने अमेठी में उनका जोरदार स्वागत किया। नेटवर्क 18 के राइजिंग भारत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, मुझे विपक्षी पार्टियां गालियां देती हैं, मुझे औरंगजेब कहकर नवाजा गया। पीएम मोदी ने अपने ऊपर हो रहे विपक्षी हमले और गालियों के जवाब दिए।
दूसरी तरफ हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। इन सब पॉजिटिव नेगेटिव बातों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है। पीएम मोदी ने अपने ऊपर हो रहे विपक्ष के हमले और गालियों का जवाब देते हुए कहा कि गालियों से फर्क नहीं पड़ता, गरीबों के लिए काम हो रहा है। हमारी सरकार उसी गरीब को उसके खाते का पूरा राशन मुफ्त दे रहा है। आज वो गरीब जब मुझे आशीर्वाद देता है तो विपक्ष के मन में गालियां फूटती हैं। मेरे लिए भी गालियां, वो गरीब मुझे आशीर्वाद देता है इसलिए उस गरीब को भी गालियां, लेकिन गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश ने तो मन बना ही लिया है। फिर एक बार और वक्त